बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच। सर, ये जो अमेरिका की तरफ से 500% टैरिफ लगाने की बात आ रही है इस नए वक्त में, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए ये? देखिए, खतरा तो बहुत है क्योंकि 500% टैरिफ का मतलब है कि हमारा जिन जिन चीज़ों पे टैरिफ लगेगा उनका ट्रेड रुक जाएगा। अभी तो $47 बिलियन के करीब का ट्रेड था जिसपे 50% लगता था। अब अगर उसी को बढ़ा के 500% कर देंगे तो इसका मतलब है जो हमारा डायरेक्ट ट्रेड है अमेरिका के साथ वो नहीं हो पाएगा इस $47 बिलियन का। क्योंकि अमेरिका ही हमारा सबसे बड़ा पार्टनर था जिससे हमारा सरप्लस होता था। चीन के साथ तो हमारा $100 बिलियन का डेफिसिट है। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा और इसकी वजह से हमारे रुपए पे असर पड़ेगा। हमारे जो रुपए की कीमत जब गिरेगी तो फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर असर पड़ेगा और फिर हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो कुल मिला के हमारा जो ट्रेड है उस पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अभी तक हम कोशिश कर रहे थे कि 50% को हम कैसे झेलें। तो कुछ ट्रेड यूएई के द्वारा जा रहा था, कुछ हमारा साउथ ईस्ट एशिया के द्वारा जा रहा था, लेकिन उसमें भी फिर हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मार्जिन कम हो जाती है क्योंकि वहां पे जो जिनके थ्रू हम यूएई या जो साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू करेंगे तो उनको भी मार्जिन देनी पड़ेगी। तो हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनके प्रॉफिट मार्जिन पे असर पड़ेगा। उसका असर ये होगा कि फिर जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो वेजेस को कंप्रेस करेंगे जिससे कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ना कम हो। अगर वेजेस कंप्रेस होते हैं तो हमारे यहाँ जो गैर बराबरी है वो भी और बढ़ जाएगी और इससे फिर हमारे यहाँ जो डिमांड की समस्या है वो डिमांड की समस्या पे असर पड़ेगी। और जब डिमांड की समस्या पे असर पड़ेगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा। तो कुल मिला के इसका बहुत बड़ा असर हमारे अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। लेकिन ये भी बात है कि अगर हम अंदरूनी नीतियां बदलें जिससे कि हमारे ऊपर ये जो खतरा मंडरा रहा है वो कम हो जाए तो उसको हमें करना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? अंदरूनी नीतियां क्या बदलें और कैसे क्या? जिस तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप की मनमानी चल रही है इन दिनों में, वेनेजुएला में चले गए, रूस के ऑयल टैंकर्स को रोक लिया, इसको कैसे दुनिया की ताकतें कैसे निपट सकती हैं इससे? देखिए, दुनिया की ताकतें मैं काफी समय से बोल रहा हूं कि हमें वर्ल्ड माइनस अमेरिका से डील करना है। जैसे हमारा ट्रेड है, अगर हम बाकी सब देश एक साथ मिल जाते हैं और अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं तो अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ेगा। पर लेकिन ट्रंप ने बड़े क्लेवरली ये किया कि सब देशों को तोड़ लिया, हर एक से अलग अलग नेगोशिएट किया। और हर एक ने अलग अलग नेगोशिएट इसलिए किया क्योंकि उनको लगा कि हमें ट्रंप से कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बेनिफिट नहीं मिला। तो अब ये स्थिति आ गई है जब बाकी देशों को मिलके अमेरिका को अलग थलग करके और बाकी अपना ट्रेड आपस में बढ़ाएं। तो हमको भी ये ट्रेड अपना आपस में बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी समस्या क्या है कि सबका जो ट्रेड अमेरिका के साथ था वो जब कम होगा तो सबके पास सरप्लस ज्यादा हो जाएगा। और जब सरप्लस ज्यादा हो जाएगा तो हम एक दूसरे को बेचेंगे सस्ते दाम पे, तो एक तरह से डंपिंग शुरू हो जाएगी। और ये कुछ हद तक हो भी रहा है कि चीन सस्ता माल दे रहा है, भारत भी अपना माल सस्ता करके जो है बाकी मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका असर ये होगा कि बाकी हम एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने लगेंगे। तो अगर हम आपस में समझौता कर ले तो ये नहीं होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो एक जनरलाइज टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी जिसका असर सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे काफी नेगेटिव होगा और उसका असर हमारे ऊपर भी नेगेटिव होगा। अगर अंदरूनी नीतियों की बात हम करें तो हम देखें कि जो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है जिसमें 94% लोग काम करते हैं उनकी इनकम हम बढ़ाएं तो वहां पे डिमांड तेज हो जाएगी। जैसे जीएसटी को काटा इसीलिए था कि अंदरूनी डिमांड बढ़ जाए। पर अंदरूनी डिमांड हमारी तब बढ़ेगी जब हमारे कृषि में आमदनी बढ़ेगी और हमारे असंगठित क्षेत्र जो नॉन एग्रीकल्चर है उसमें आमदनी ज्यादा होगी। तो वहां से डिमांड तेज होगी तो हमारी इंडस्ट्री को फायदा होगा, हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा होगा, उनका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा और फिर हम एक्सपोर्ट पे इतने निर्भर नहीं रहेंगे। जो एक्सपोर्ट पे निर्भरता है वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि खतरा है हमारे लिए, क्योंकि सभी देश अगर टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा और हमारा अंदरूनी मार्केट तेज नहीं हुआ तो उसका असर हमारे ऊपर ज्यादा हो जाएगा। तो सर, ये वर्ल्ड -1 मोमेंट जो आप बोलते हैं, इसका क्या जी हाँ। मतलब है? अमेरिका को अलग थलग छोड़ देना, पूरी दुनिया एक साथ एक तरफ आ जाए? जी हाँ, वो करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका इस समय अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ बोलता है मैं उनको प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ बोलता हूँ। और उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से जो इंडस्ट्री है वो बाहर भारत, चीन, मेक्सिको यहाँ चली गई है। और इसीलिए ट्रंप साहब बार बार कहते हैं कि इन देशों ने हमारे जो अच्छे जॉब हैं वो हमसे चोरी कर लिए हैं। तो उसके पीछे वजह यह है कि अमेरिका में जो मिनिमम वेज होती है वो $60.50 प्रति घंटा होती है, प्रतिदिन नहीं, प्रति घंटा।
और काफी राज्यों में तो 15-16 डॉलर होती है, और खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह में तो 25-30 डॉलर होती है। तो यानी कि वहां का एक वर्कर एक दिन में इतना कमा लेता है जितना भारत का वर्कर 2 महीने में कमाता है, या चीन का वर्कर 1 महीने में कमाता है। तो इसलिए हमारा जो माल है वो उनसे सस्ता होता है। इसीलिए एमएनसीज ने जो अपना प्रोडक्शन जो है सारी दुनिया में फैला दिया, जहां जहां सस्ता वो प्रोड्यूस कर सकते थे, इसीलिए वहां से अच्छी नौकरियां बाहर चली गई। तो अब वो अमेरिका अगर वो दोबारा वापस लाना चाहता है, और वहां पे मिनिमम वेज इतनी तेज है, तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो टैरिफ जो उन्होंने लगाए वो प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ थे, वो रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं थे। और 500% तो और भी ज्यादा पीनल टैरिफ हो गया। 50% भी पीनल टैरिफ था, 500% और ज्यादा पीनल टैरिफ हो गया है। तो इसलिए मेरा मानना है कि सारी दुनिया को बाकी मिलके या अमेरिका को अलग थलग करते हुए आपस में ट्रेड बढ़ाना चाहिए, उसके लिए नेगोशिएशन करना चाहिए। चीन और ईयू और जापान को और भारत को इसमें पहल लेनी चाहिए, और हम अपने इंटरनल मार्केट को बढ़ाएं, जिससे हमारी एक्सपोर्ट पर निर्भरता और कम। तो ट्रम्प साहब की मनमानी का असर अमेरिका में क्या हो रहा है? वहां भी तो महंगाई बढ़ रही होगी, सारी दुनिया का व्यापार वहां जब नहीं पहुंच रहा है तो वहां भी तो लोगों को दिक्कत आ रही होगी, नहीं क्या? जी हाँ, इसीलिए उन्होंने जो कुछ जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर टैरिफ उन्होंने घटाया, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो सोचा गया था कि उनका रिसेशन आ जाएगा, वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो आईटी सेक्टर है उसमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब आपने देखा कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है वहां पे। तो इसलिए जो रिसेशन आने की जो गुंजाइश थी वो नहीं हुई, लेकिन वहां पे जॉब क्रिएशन पे असर पड़ा है। वहां पे इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है रोजमर्रा की चीजों में। और इसीलिए आप अगर सीएनएन और जो आप बाकी और जो है उनके चैनल्स देखें, तो वहां पे जो आम जनता है वो कह रही है कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, और उससे वहां पे नेगेटिव असर हो रहा है। और वैसे भी वहां पे काफी उथल पुथल है, क्योंकि वो जो माइग्रेंट्स के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं। अब वो माइग्रेंट बेचारे काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो अभी भी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा जितना कि सोचा गया था। तो कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी अमेरिका में वो जो सोचा गया था कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, वो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अभी नहीं आई है। क्या आपको लगता है सर कि ये जो मागा की थ्योरी देकर ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने, वो मागा से अधिक वो फैमिली अफेयर ज्यादा कर रहे हैं, अपना व्यापार अपने बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि दो चीजें हैं। एक तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका तो ग्रेट था ही। अब देखिए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $88,000 है, जर्मनी की $55,000 है, जापान की $33,000 है, और भारत की $2,800 है। तो अमेरिका तो ग्रेट था ही, तो अगेन की कहाँ से बात आ गई? वो तो अब ये है कि एक तरफा बात है। वो तो राजा है, वो कह रहे हैं कि हम जो 60 जो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उससे भी हम निकल जाएंगे, हम पर्यावरण की भी तरफ जो नहीं देंगे, बाकी जो पर्यावरण का करते रहे पर हम नहीं करेंगे। तो हर तरह से वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो वो वहां पे जो सिचुएशन है, वो क्योंकि जो वर्कर था उसके जो जॉब चले गए, अच्छे जॉब चले गए, उसको सर्विसेज सेक्टर में छोटे मोटे काम करने पड़ रहे थे, उनको जो उकसाने के लिए उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर दिया। क्योंकि जो वर्कर था वो परेशान था। अब रस्ट बेल्ट है वहां पे, जैसे पिट्सबर्ग में लोहा था और जो कोयला वगैरह था वो जो रुक गया क्योंकि वो बाहर चला गया। जो डिट्रॉइट वगैरह में कारें थी वो बाहर चली गई। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन वर्कर्स को अपने साथ रखें। तो इसलिए वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात है कि भाई हम अमेरिकन इंटरेस्ट को ही देखेंगे। ये उनका मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में, जैसे मैंने कहा, अगेन की तो कोई बात ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी मतलब उनकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा थी। और उसके पीछे वजह क्या है? हम सस्ता माल, चीन सस्ता माल दे रहा है, भारत सस्ता माल दे रहा है, और तीसरी दुनिया के देश। तो वहां पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपनी जो उनकी क्षमता थी उससे ज्यादा है, क्योंकि हम उनको सस्ता माल सप्लाई कर रहे हैं। हमारे वर्कर्स हम एक्सप्लॉइट करके उनको सस्ता माल दे रहे हैं। तो अब जो वो कह रहे हैं वो यही है कि भाई देखो, मैं तो सब अमेरिका के हित में कर रहा हूं और मुझे सपोर्ट करते रहो। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी पर भी इन फैसलों का असर पड़ रहा होगा? वो और ज्यादा पॉपुलर हो रहे होंगे कि अपने देश में, या नेगेटिव असर होगा? देखिए, वो जब ये सब करते हैं, जैसे वेनेजुएला पे अटैक किया, तो उससे वहां की जनता को लगा देखो कितना अच्छा मिलिट्री ने कर दिया। वो रूस के ऊपर कह रहे हैं कि हम जो ऑयल टैंकर्स पे कब्जा कर लेंगे। तो ये सारी चीजें एक तरह से पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन तेज होगा और वहां पे रोजगार पे असर पड़ेगा, जो अभी असर पड़ रहा है, तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होगी। और जो सीएनएन वगैरह में आता है कि जो रेटिंग है उनकी, वो तो 35-36% ही है। जो मतलब सॉलिडली मांगा था वही सपोर्ट कर रहा है, बाकी जो बीच के लोग थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसलिए खतरा ये है कि अभी जो नवंबर में जो आएंगे मिड टर्म इलेक्शन, उनमें उनको धक्का लग सकता है। क्या ये जो वेनेजुएला पे अटैक हुआ, ईरान में इस वक्त टर्मोइल चल रहा है,
वो ग्रीनलैंड के बारे में बोल रहे हैं, कोलंबिया के बारे में बोल रहे हैं। आपको लगता है कि दुनिया क्या बड़े युद्ध की तरफ आगे जा रही है, जिसमें रूस और चीन एक तरफ होंगे और अमेरिका एक तरफ होगा? देखिए, ये जो मेरा मानना है कि सेकेंड कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी यूक्रेन के युद्ध के बाद, 3.5 साल, 3.25 साल पहले। उसमें चीन और रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया ये एक साथ रहने वाले थे। अमेरिका और ईयू और जो जापान और साउथ कोरिया ये एक तरफ रहने वाले थे। तो एक तरह से नई कोल्ड वॉर तो शुरू हो ही गई थी, जो ट्रंप साहब ने, या ट्रंप साहब के आने के पहले ही बाइडेन ने रोक लगा दी थी कि चीन को जो चिप्स हैं, हाई कैलिबर चिप्स हैं, जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, उस पर रोक लगा ली थी। और फिर उन्होंने जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर पर्सनल थे, जो अमेरिकन जो चीन में, उनको वापस बुला लिया था। तो कोशिश है कि चीन को रोका जाए, सोवियत यूनियन को रोका जाए। लेकिन अभी ये जो उन्होंने ट्रंप साहब ने किया है, जैसे ग्रीनलैंड, उस पर उनको ईयू की सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर जैसे कि उन्होंने टैरिफ लगाए, तो टैरिफ पे भी लोग नाराज हैं। तो मेरा मानना है कि जो अमेरिका को लीड देनी चाहिए थी, एक वो वेस्टर्न ब्लॉक को, वो शायद नहीं होगी। वहां पे आपस में परेशानी होगी। उन्होंने कनाडा से भी जो मतलब जो एक तरह से कहा जाए तो दुश्मनी मोल ले ली, मेक्सिको से भी दुश्मनी, और बल्कि यहाँ तक वो कह रहे हैं कि मेक्सिको में भी वो कर सकते हैं जो वेनेजुएला में कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब अमेरिका को अलग थलग कर दे रहे हैं। तो इसलिए वहां पे जो वेस्टर्न ब्लॉक है, उसमें मुझे लगता है कि कुछ टूट हो सकती है। पर इधर क्योंकि प्रेशर बना रहेगा चीन पे, रूस पे, ईरान पे और नॉर्थ कोरिया वगैरह पे, तो यहाँ पे होगा। और आपने देखा ब्रिक्स में, क्योंकि ब्रिक्स में डोमिनेट यही लोग करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे देश हैं वो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। कहाँ 5 से शुरू हुए थे, अब 16 और ज्वाइन कर गए, और 26 इंटेंशन एड्रेस कर रहे हैं। तो एक तरह से ये उथल पुथल का समय है, और किस तरह से ये शीत युद्ध चलेगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। सर, एक आखिरी सवाल, वापस लौट रहा हूँ या उस मेन टॉपिक पे, वर्ल्ड-1 मूवमेंट की जो आपने बात की है। या क्या इंडिया इसको लीड कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की कैपेबिलिटी है, क्या उनकी एक्सेप्टेंस होगी कि इस मूवमेंट को लीड करें? और क्या अगर लीड करता है तो कितना ज्यादा खतरनाक होगा भारत के लिए अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना? देखिए, हम लोग लीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डेंट हो गई है। हम चीन, रूस और अमेरिका के बीच में फंसे हुए हैं। हम चीन से हमारा $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी सप्लाई करते हैं, लो टेक्नोलॉजी आइटम भी सप्लाई करते हैं। वहां से पिचकारी और पतंग का मांझा और गणेश की मूर्ति और लाइट भी आती हैं, और एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और जो हमारी मशीनरी फैक्ट्रीज की, वो भी आती है। तो इसलिए चीन की एक अलग वो है। और रूस से हमारा डिफेंस इक्विपमेंट काफ़ी जो बड़ा है, S-400 हो गया, सुखोई हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह, ये वहाँ से आता है। और अमेरिका से भी हम जो चीज़ें लेते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इस समय कमज़ोर है। इसी का फ़ायदा ट्रंप साहब उठा रहे हैं। देखिए, वो मतलब चीन के खिलाफ इतना नहीं कर पा रहे जितना भारत के खिलाफ कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कमज़ोर है। लेकिन हमें कोशिश तो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ब्रिक्स को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें जो बाकी ईयू, जापान और सबके साथ साठगांठ भी करनी चाहिए। लेकिन ये मान के कि हम इतने स्ट्रॉन्ग स्थिति में नहीं हैं कि हम उसको लीड दे सकते हैं। चीन और ईयू और जापान, इनको लीड देनी पड़ेगी। अगर ये तीनों मिल जाएं और भारत उसके साथ जुड़ा रहे, तो उससे हो सकता है। और क्योंकि अमेरिका ने हमें बड़ा धक्का दिया है, जिस तरह से उन्होंने हमारे जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के, उसके बारे में धक्का दे रहे हैं। बार बार वो जो हमें ट्रेड के मामले में धक्का दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर की बात कही, हालांकि उन्होंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि हमने तो डिले कर दिया। तो यानी कि कुल मिला के अमरीका रिलायबल पार्टनर नहीं है इस समय हमारे लिए। तो बाकियों के साथ हमको जाना चाहिए, और वहां पे पहल करते रहना चाहिए कि बाकी सब मिल जाएं, जिससे कि हम सब एक दूसरे को मदद करते हुए आगे दुनिया को ले जा सकें। और जब अमेरिका अलग थलग पड़ेगा, तो ट्रंप साहब खुद ही जो रास्ते पे आ जाएंगे।